अब एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, रीजंस भी लिखने हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो पहले बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कह रहा है कि एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा पास हो सकती है। एक बिंदु से ओनली वन लाइन कैन पास, इस बिंदु से केवल एक ही रेखा जा सकती है। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल असत्य है भाई, बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो एक लाइन से ना, एक बिंदु से आप अनगिनत रेखाएं पास करा सकते हैं। इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू ए पॉइंट। कैसे? ये पॉइंट है, यहां से एक रेखा गई है ऐसे, ठीक है। अब इसी पॉइंट से दूसरी रेखा खींच दो, इसी पॉइंट से तीसरी खींच दो, इसी पॉइंट से कितनी भी खींच सकते हैं, याद रहे एक पॉइंट से हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप सीधा लिखेंगे क्या पहले में? फॉल्स, असत्य। क्यों? बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। देखो करवाने वाला कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आपको बताना है, मैं बोल के बता रहा हूं। आप लिख देंगे क्या कि फॉल्स, गलत है, असत्य है। क्यों? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट, क्योंकि एक बिंदु से असीमित रूप से अनेक रेखाएं गुजर सकती है। ठीक। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें बोल रहा है कि थ्री देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब आप बोल दिया कि जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, दो जो अलग अलग बिंदु है, उनसे असीमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास, तो ये भी गलत होगा। क्यों? दो रेखाओं से तो देखो, दो बिंदु से तो एक ही रेखा मिल सकती है। देखो ये मान लो ये दो बिंदु है, इनको मिला दिया। अब ऐसी कोई रेखा है जो दोनों बिंदु से जाए? बिल्कुल नहीं। एक जाएगी तो इससे जाएगी या फिर इससे जाएगी, लेकिन ऐसी कोई रेखा नहीं खींच सकते दोबारा जो इन दोनों बिंदु से जाए। तो याद रहे एक बिंदु से अनगिनत जा सकती है, दो बिंदु से एक जा सकती है, लेकिन इसने दोनों ही उल्टा लिख दिया। इसने लिख दिया कि इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, तो ये गलत है। तो आप लिख देंगे भैया असत्य, इम्पॉसिबल, सॉरी असत्य, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इन ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो बिल्कुल भाई, ये हमने पढ़ा ना एक्जियम, उसका क्या था? उसका एक्जियम कि जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। अभी पढ़ा ना हमने, पोस्टुलेट्स पढ़े। कौन सा था पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट नंबर 2 था ना यही, कि जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये ट्रू है, अब लिख देंगे ट्रू। बिकॉज किसके? बिकॉज दिस इज पोस्टुलेट नंबर 2 ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मतलब ये यूक्लिड ज्यामिति का अभिधारणा नंबर 2 है। क्या? कि जो वो है आपका टर्मिनेटेड लाइन है वो कितना ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो बिल्कुल सही है, कह रहा है कि दो सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। अगर दो वृत्त बराबर है तो क्या उनकी त्रिज्या भी बराबर होंगी? तो बिल्कुल सत्य है ये। तो लिख देंगे ट्रू, यस सत्य है। क्यों? क्योंकि बिकॉज सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कल्स लेंथ इज, मैं समझो मतलब क्या कि अगर वो सर्कल इक्वल है, इट मींस कि जो सर्कल की रेडियस है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या कि सर्कल की जो दूरी है वो सेंटर से इक्वल है। तो आप लिख देंगे बिकॉज बोथ द सर्कल्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। दोनों वृत्तों की उनके केंद्र से दूरी समान है, इसीलिए वो बराबर है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है? इन फिगर 5.9 इफ ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई है? बिल्कुल सही है। देखो सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ा था ना, अभी हमने एक्जियम पढ़ा था। कौन सा एक्जियम था? ये वाला। जैसे बोला कि अगर ए बी बराबर है, तीन रेखाएं दी है आपको, ए बी पी क्यू और एक्स वाई, ए बी पी क्यू और एक्स वाई, ये तीन रेखाएं दी है। कह रहा है ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक, पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो भी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। याद रखना, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ऐसा एक्जियम हमने पढ़ा नहीं, हालांकि पढ़ा नहीं ना, लेकिन पढ़ा। एक बात समझो जरा, कैसे पढ़ा है देखो। ये एक्जियम कैसे बनेगा? वो वाला जो हमने पढ़ा था, उस एक्जियम में क्या था कि अगर कोई दो चीजें सेम चीज के बराबर है, इसने ये दिया कि ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के, और क्या दिया कि पी क्यू बराबर है, तो मान लो पी क्यू मैंने इधर लिख दिया, बराबर है एक्स वाई के। अब बात समझ में आई? ए बी बराबर पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर एक्स वाई दिया है, तो पी क्यू बराबर एक्स वाई या एक्स वाई बराबर पी क्यू, एक ही बात है। तो अब देखो ये दोनों चीजें सेम चीज के बराबर नहीं है, तो अगर ये दोनों चीजें सेम चीज के बराबर होती है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, तो आप लिख देंगे ट्रू, सत्य। क्यों? बिकॉज ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम
या आप ऐसा नहीं, इतना लिख दें बिकॉज ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड्स की अभिगृहियों के द्वारा क्या है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? यूक्लिड्स ने कहा था ना ये कि अगर दो चीजें किसी सेम चीज के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो अगर ये PQ के बराबर है, ये भी PQ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। बस ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताने थे बस। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब निम्नलिखित शब्दों के लिए, निम्नलिखित कथनों के लिए हमें क्या करना है, परिभाषाएं देनी है, डेफिनेशंस देनी है। आर द अदर टर्म्स दैट नीड, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ माइट यू डिफाइन देम। मतलब ये बोल रहा है कि क्या और कोई टर्म्स है जो इनसे पहले डिफाइन हो सकती है और क्यों, इनमें से जो दी गई है पहले किसे डिफाइन किया जाए। देखो सिंपल सिंपल क्या बात दी है, पहले पैरेलल लाइंस दी है, फिर परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब पहले समांतर रेखाएं दी है, फिर लंब रेखाएं दी है परपेंडिकुलर लाइंस, फिर लाइन सेगमेंट दी है, फिर रेडियस ऑफ सर्कल दिया है, फिर स्क्वायर दिया है। तो एक बात देखो, अब सबसे पहले बताओ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो आपको तो आप क्या लिखोगे, तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी नहीं टकराती, आपस में कभी नहीं काटती, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि दोज लाइंस या फिर द टू लाइंस, द टू लाइंस रहने दो, लाइंस लिख दो, लाइंस तो तीन भी पैरेलल हो सकती है, तो लिखेंगे द लाइंस विच आर, द लाइंस विच आर equidistant from each other at every point। कहने का मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, वो रेखाएं जो एक दूसरे से प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर होती हैं। दोबारा सुनो, वो रेखाएं जो एक दूसरे से प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर होती है। कहने का मतलब ये दो रेखाएं हैं, मान लो दो की बात करते हैं, तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी हमेशा बराबर होगी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी पे हमेशा बराबर होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी पे हमेशा बराबर होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी पे हमेशा बराबर होगी। और एक और इसमें लाइन ऐड कर सकते हैं, एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, होगी पैरेलल लाइंस आपकी। ऐसे ही दूसरी क्या बोली है, परपेंडिकुलर लाइंस, लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइंस लंब रेखा या लंबवत रेखा बोलते हैं। तो ये क्या होती है, तो सिंपल है, तो कि दोज टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। सिंपल है क्या, कि द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब वो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। लास्ट में लिख देंगे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत दूरी होती है, वो लंबवत रेखा होती है। तीसरा क्या है, तीसरे में बोला है आपको लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। तो लाइन सेगमेंट क्या है, एक बात बताओ, लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट जो हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, तो रेखाखंड किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, लाइन सेगमेंट का मतलब है कि वो पार्ट ऑफ ए लाइन है। याद रखना, जैसे ये लाइन है ना, तो इसका कोई भी दो हिस्से उठा लिए, दो पॉइंट उठा लिए, पी क्यू, ये आपका लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन इजी है क्या, सीधा आप लिख देंगे क्या लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन। क्या है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए लाइन, मतलब किसी भी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ ए लाइंस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल, देखो कोई भी दो बिंदु, कहने का मतलब मान लो अगर मैंने ये रेखा ली, इसमें बहुत सारे बिंदु, तो मान लो ये पी क्यू, ये भी लाइन सेगमेंट है, ए बी ये भी लाइन सेगमेंट है, ए क्यू ये भी लाइन सेगमेंट है। रेखाखंड का मतलब है कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी लाइन पर, वो आपकी रेखाखंड है। इसका जो चौथा क्या बोल रहा है,
रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है वो समझो जरा। तो सर्कल क्या होती है, सेंटर से रेडियस खोल के, मान लो ये सेंटर है, जितना रेडियस है उतना खोल के प्रकार है घुमा दिया जाता है। तो रेडियस क्या है आपकी, देखो तो जो आपकी रेडियस है वो क्या होती है, तो वो सेंटर से जो सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट की दूरी होती है ना। तो सिंपल होता है रेडियस का, रेडियस की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, रेडियस जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, फोर्थ त्रिज्या, फोर्थ पार्ट, ये रेडियस जो है क्या होता है, तो देखो जरा रेडियस जो है आपका वो क्या होता है, तभी बताया मैंने आपको क्या, कि ये सेंटर के किसी, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की दूरी होती है। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। मतलब कि वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की इसके केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है। सिंपल है रेडियस भी। फिफ्थ में क्या पूछा आपसे, स्क्वायर, वर्ग। तो ये क्या होता है, तो आप सीधा जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल विच या हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, देखो क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो सिर्फ भुजाएं बराबर होने से नहीं होता है, सिर्फ साइड इक्वल की बात करें तो रोम्बस होती है आपकी, जो सम चतुर्भुज होती है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो ये 90 डिग्री का एंगल भी लिखना जरूरी है आपको। तो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो और प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, तो वो होती है आपकी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कंसीडर टू फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मतलब नीचे दो पोस्टुलेट दिए गए हैं, जरा उन पर गौर करो। क्या दिया हुआ है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। मतलब पहले क्या कह रहा है ना, पहले पार्ट में ये कह रहा है कि दो पॉइंट है ए और बी, ठीक। उसमें क्या है कि उनके बीच में कोई पॉइंट है सी, दो पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, दो पॉइंटों के बीच में सी है एक बिंदु। दूसरे में क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि वो जो तीनों पॉइंट्स है ना वो एक लाइन पर नहीं है, ये कह रहा है वो। तो देखो जरा, फिर लास्ट में बोला ये है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर 3 पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। मतलब कह रहा है कि क्या ये जो हमने लिखा है ये सही है, क्या ये यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, जो यूक्लिड्स की अभिधारणाएं हैं उसको फॉलो करती है, ठीक। ये पूछा है हमसे, एक्सप्लेन करो जरा। देखो जो पहली बात इसने बोली ना, पहले ये बोला कि दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच में सी। पहली बात देखो यूक्लिड्स पोस्टुलेट में कहीं भी ऐसा लिखा गया ना कि दो पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट हो या फिर, लेकिन यूक्लिड्स का एक एक्जियम था, एक्जियम 5.1 दिया हुआ है आपकी किताब में, क्या कि जो दो बिंदु है उससे हम एक रेखा खींच सकते हैं। पढ़ा ना हमने कि दो बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं, ये हमें पता है। तो इसका मतलब यूक्लिड्स पोस्टुलेट से तो नहीं मिलता है। मतलब आप सीधा लिखेंगे कि दीज डज नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। मतलब ये यूक्लिड्स की अभिधारणाओं को तो अभिधारणाओं के अनुसार नहीं है। दीज डज नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, मतलब ये यूक्लिड्स की पोस्टुलेट्स तो नहीं है, लेकिन बट फॉलोइंग कैन बी ट्रू। मतलब जो नीचे हम लिखेंगे ना वो ट्रू हो सकता है। फॉलोइंग कैन बी ट्रू मतलब ये सच माना जा सकता है। कैसे, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखो पहला तो सच ही होगा, क्योंकि देखो इफ, एक बात समझना, इफ देयर इज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इफ देयर इज ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मान लो एक लाइन है जो क्या करती है, ज्वाइन करती है ए और बी को। देयर इज ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट्स ए और बी को मान लो जोड़ने वाली अगर कोई लाइन है
तो उसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। देखो अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसको जोड़ने वाली कोई लाइन है, इसके बीच में तो अनगिनत बिंदु है, तो कोई भी बिंदु ले लेंगे तो वो इसके बीच में ही होगा ना। तो ये कब संभव है? जब ये जो दो पॉइंट्स है ना जो इसने बोला है वो किसी लाइन को जोड़ते हो। तो जब दो पॉइंट्स किसी लाइन को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या? देन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, देन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो बिटवीन ए एंड बी, तो अगर ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सो सी कैन बी वन पॉइंट, सी कैन बी वन पॉइंट ऑफ देम। बात समझ में आई? मतलब ये कि ये सी जो बोला ना कि बीच में स्थित है, ये कब हो सकता है कि जबकि दो जो पॉइंट है उनको, वो जो दो लाइनों को मिलाने वाले पॉइंट हो। तो अगर दो लाइनों को मिला रहे हैं जैसे हमने अभी देखा, तो इसके और इसके बीच में तो अनेकों बिंदु है, तो उनमें से एक सी भी हो सकता है जब ये सही है। ठीक, हिंदी में क्या लिख देंगे कि अगर दो बिंदु ए और बी किसी रेखाखंड को, किसी रेखा को जोड़ते हैं, तब उस स्थिति में इन दोनों के बीच में अनगिनत बिंदु हैं और सी उनमें से एक बिंदु हो सकता है। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट इसने बोला कि जो ए बी सी है ना, वो तीनों पॉइंट्स अलग अलग है, एक लाइन पर नहीं है। ये संभव नहीं है। देखो जरा, अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है ना, लेकिन हालांकि इस केस में भी ए और बी के बीच में सी नहीं आएगा, लेकिन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो ये कब संभव हो सकता है? जब ए और बी एक रेखा को मिलाए, है ना। और ये सी कभी भी हो सकता है कि जो सी है, एक बात समझना जरा, इसने बोला कि तीनों ही एक रेखा पर नहीं है, कि ए बी और सी एक पॉइंट पर नहीं है। तो एक बात समझो, अगर ये ए बी है तो सी तो हो सकता है ना अलग, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि सी भी अलग हो, ए भी अलग हो और बी भी अलग हो, और फिर ए और बी के बीच में सी भी हो। एक बात समझना, ये ए है, ये आपका सी है, ये बी है, तो क्या ये एक लाइन पर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अलग पॉइंट पर होंगे ना, लेकिन फिर भी ए और बी तो एक ही लाइन पर होंगे। तो याद रखना क्या, इन दोनों में से ना दोनों तो किसी भी हाल में सत्य नहीं हो सकते, दोनों किसी हाल में ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ये ट्रू कब हो सकता है? जब ए और बी एक लाइन को मिला रहे हो, तो बीच में सी हो सकता है। और ये कब ट्रू हो सकता है? कि इफ, क्या लिख देंगे, कि इट कैन बी ट्रू when C is not lying on AB। मतलब अगर C AB पर स्थित नहीं है तब तो ये सत्य है, लेकिन अगर तीनों एक रेखा पर नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता है। थोड़ा वैसा ही है, मतलब लिखना उखना है इसमें, कुछ इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये सब। आपको पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए, एक्सियम्स याद होने चाहिए, और इसमें 2-4 सवाल हैं जिनको हम प्रूव करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। आपको पोस्टुलेट और एक्सियम्स पता होने चाहिए, बस ये जरूरी है आपके लिए।